ही गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। गीतांजलि जी की बात सुनकर सुकून नीचे आकर मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल दादी माँ, आप मेरी दादी माँ हैं और ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ। आखिर मैं ये बात कैसे भूल सकती हूँ? आप हैं, तभी हम हैं। पर दादी माँ, इसका ये मतलब नहीं कि मैं आपकी गलत में भी आपका साथ दूं। और मेरे लिए, मेरी दोस्त है, मेरी बहन है और उसके बाद मेरी भाभी है। उसके साथ मेरे तीन रिश्ते हैं। दादी माँ, जस्ट बिकॉज आपको नूर पसंद नहीं है, आप उसके साथ इस तरह से बर्ताव नहीं कर सकती। अगर मैं इस बारे में भाई को बता दूं, तो आप अच्छे से जानती हैं कि भाई क्या करेंगे। आपने तो देख लिया होगा कि भले ही शादी किसी भी तरह से हुई हो, भाई नूर के साथ कितने ज्यादा अच्छे से बर्ताव करते हैं। ये हम सबके लिए एक अजूबे की बात है कि भाई, जो किसी के साथ सीधे मुंह बात भी नहीं करते, वो भाभी को किसी फूल की तरह अपनी गोद में लेकर घूमते रहते हैं। इसका मतलब है कि भाई को भाभी पसंद है। अगर उन्हें पता चला कि उनके पीठ पीछे उनके परिवार वाले भाभी को परेशान करते हैं, उन्हें टॉर्चर करते हैं, तो भाई इस परिवार को बर्बाद करने में एक पल की भी देरी नहीं लगाएंगे। आप अच्छे से जानती हैं कि अगर वो चाहे, तो पूरे राणा परिवार को बर्बाद कर सकते हैं, वो भी चुटकियां बजाते हुए। सुकून की बात सुनकर आकृति जी ने गुस्से से कहा, सुकून। आकृति जी की आवाज सुनकर सुकून उनकी तरफ देखकर धीमी आवाज में कहा, आप गुस्सा क्यों कर रही हैं, माँ? सुकून ने आकृति जी की तरफ देखकर खुद को शांत करने की कोशिश की। आकृति जी ने गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी दादी माँ से इस तरह से बात करने की? दादी माँ है वो तुम्हारी, तमीज से बात करो। आकृति जी की बात सुनकर सुकून ने एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं अच्छे से ही बात कर रही हूँ। जस्ट बिकॉज आप लोगों को मेरी बातें कड़वी लग रही हैं, इसका ये मतलब नहीं कि मैं गलत बोल रही हूँ। सच हमेशा कड़वा होता है और सच यही है कि नूर इस परिवार की बहू है। दादी माँ, मुझे तो समझ नहीं आता, जब आपको नूर पसंद नहीं थी, अपने परिवार के लायक नहीं लगती थी, तो फिर आपने नूर की शादी भाई के साथ कराई। कोई और लड़की ढूंढ लेती। इस तरह से किसी लड़की को जबरदस्ती शादी करने के लिए मजबूर करने के बाद आप उसे बेइज्जत नहीं कर सकती। नूर अभी भी चुपचाप सुकून और सबकी बातें सुन रही थी। उसी वक्त वहां पर वैभव की आवाज सुनाई दी, क्या हो रहा है यहाँ पर? वैभव की आवाज सुनकर सुकून और बाकी सब ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो वैभव और विराट दोनों इस वक्त दरवाजे से अंदर आ रहे थे। विराट और वैभव दोनों के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन थे। सुकून ने उन दोनों की तरफ देखकर कुछ कहने की कोशिश की, उससे पहले ही नूर ने आंसू भरी आंखों से सबकी तरफ देखा और वहां से ऊपर भाग गई। निष्कर्ष के मजाक की वजह से उसका छोटा सा दिल पहले से ही टूट चुका था और घर वालों की ऐसी बातें और ऐसी हरकतों की वजह से बेचारी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो जानती थी कि वो सच में इस परिवार के लायक नहीं है, पर उसकी क्या गलती? उसने थोड़ी कहा था कि उसे इस परिवार में शादी करनी है। वो तो गीतांजलि जी खुद थी जिन्होंने जबरदस्ती नूर को शादी करने के लिए मजबूर किया था। उन्हें एक चीज का वादा भी किया था, पर अभी तक उन्होंने वो वादा पूरा नहीं किया था। नूर रोते हुए ऊपर आकर अपने रूम में बेड पर पेट के बल लेट गई। उसने रोते हुए कहा, आखिर मेरी क्या गलती है? सब लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? मैं तो किसी को कुछ भी नहीं कहा, पर सब लोग ऐसे मेरे साथ बात कर रहे हैं जैसे मैंने सब कुछ गलत किया हो। मैं सब कुछ पर बात कर चुकी हूँ। समझ नहीं आता कि इन सब लोगों की परेशानी क्या है। कहते हुए नूर लग रहा था कि वो रो रही थी। तभी उसके कान में गीतांजलि की आवाज सुनाई दी। नूर। गीतांजलि जी की आवाज सुनकर नूर ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो दरवाजे पर गीतांजलि खड़ी थी। उन्हें देखते ही नूर जल्दी से उठ खड़ी हो गई। उसने अपने आंसू साफ करके धीमी आवाज में कहा, जी दादी माँ। गीतांजलि जी ने नूर की तरफ देखा और जल्दी से उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी। नूर बस अपना चेहरा नीचे झुकाकर खड़ी थी। गीतांजलि जी ने नूर के पास आकर धीमी आवाज में कहा, हम जानते हैं कि तुम्हें हमारा बर्ताव अच्छा नहीं लग रहा है। हम ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि तुम हमारे घर की बहू हो। हम सच कह रहे हैं, हमने तुम्हारी शादी जल्दबाजी में करवाई थी, जिसका रीजन ये था कि निष्कर्ष ने हमें सिर्फ उसी दिन का वक्त दिया था कि हम उसके लिए कोई भी लड़की ढूंढ सके और मल्होत्रा परिवार की बेटी वक्त पर गायब हो गई थी। उसके बाद हमारे पास वक्त नहीं था किसी और लड़की को ढूंढने का, इसलिए हमने तुम्हारी शादी करवा दी। पर हमें यकीन था कि निष्कर्ष तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा और तब तक हमें अपने लिए कोई अच्छी बहू ढूंढने का मौका मिल जाएगा। पर सबको जुलत हो गया। निष्कर्ष ने तुमसे कुछ नहीं कहा, ना उसने हमसे कुछ कहा। इनफैक्ट
उसने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया और ये बात हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। गीतांजलि जी की बात सुनकर नूर हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी। तो इसमें उनकी क्या गलती थी? गीतांजलि जी के अनुसार कुछ भी नहीं हुआ था। नूर गीतांजलि जी की बातों की वजह से बौखलाए हुई थी। उन्होंने नूर की तरफ देखते हुए कहा, हम अपना दिया हुआ वादा पूरा करेंगे, पर तुम्हें भी हमसे एक वादा करना होगा। शादी के वक्त हमने एक वादा मांगा था, पर अब हमें तुमसे एक और वादा चाहिए। बदले में हम तुमसे वादा करते हैं कि हाँ, जो वादा हमने शादी के वक्त तुमसे किया था, आज इतनी जल्दी हो सके हम उसे पूरा करेंगे। गीतांजलि जी की बात सुनकर सुकून बस आंसू भरी आंखों से उनकी तरफ देखकर समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर गीतांजलि जी अब क्या कहने वाली हैं। नूर को अपनी जगह पर खड़ा देख करके गीतांजलि जी ने उसके पास आकर धीमी आवाज में कहा, हमसे वादा करो कि जब तक तुम इस घर में हो, निष्कर्ष के करीब नहीं जाओगी, उसे अपने करीब नहीं आने दोगी। हम नहीं चाहते कि तुम दोनों के बीच में कुछ भी हो। गीतांजलि जी की बात सुनकर नूर की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। आज अगर उसे पीरियड्स न आते, तो शायद अब तक वो दोनों एक हो चुके होते और गीतांजलि जी उसे इस तरह की बातें कर रही थी। नूर को कुछ न बोलते हुए देखकर गीतांजलि जी ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, नूर, हम आपसे हाथ जोड़कर कहते हैं, जो कुछ भी हमने आपके लिए और आपकी माँ के लिए सालों पहले किया था, उसके बदले ही सही, हमारे पोते से दूर रहिए। हम आपको अपनी बहू के तौर पर एक्सेप्ट नहीं कर सकते। भले ही हम निष्कर्ष के सामने आपसे कुछ नहीं कहेंगे, पर फिर भी हम नहीं चाहते कि आप और निष्कर्ष एक दूसरे के करीब आएं। हम नहीं चाहते कि निष्कर्ष आपको अपनी पत्नी के रूप में एक्सेप्ट करें। हम नहीं चाहते कि आप इस परिवार की बहू बनकर हमेशा हमारे परिवार में रहें। अगर किसी को पता चल गया कि हमने एक नौकरानी को अपने परिवार की बहू बनाया है, तो पूरे शहर में हमारी तौहीन हो जाएगी। इतने सालों से बनी इज्जत को हम इस तरह से मिट्टी में मिलते हुए नहीं देख सकते। गीतांजलि जी की एक एक बात नूर के दिल पर लग रही थी। उसे इस वक्त हद से ज्यादा तकलीफ हो रही थी, पर वो कुछ भी नहीं बोल पा रही थी और बस अपना सिर झुकाकर उनकी सारी बातें सुन रही थी। गीतांजलि जी ने नूर की तरफ देखते हुए कहा, बदले में हम तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे पापा को ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे। गीतांजलि जी की बात सुनकर नूर ने आंसू भरी आंखों से उनकी तरफ देखते हुए कहा, मेरा कोई पिता नहीं है। मुझे बस उस इंसान से बदला लेना है जिसने मेरी माँ की जिंदगी बर्बाद कर दी। और रही बात उनके करीब ना जाने की, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, पर जब तक मेरे हाथ में होगा। पर अगर उन्होंने मुझे अपने पति होने का हक मांगा, तो फिर मैं क्या करूंगी? आप खुद ही जवाब दे दीजिए। नूर के सवाल पर गीतांजलि जी चुप हो गईं। उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा, कुछ भी बहाना बना जो करना है करो, पर निष्कर्ष को खुद से दूर रखो। हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि निष्कर्ष और तुम्हारे बीच में कुछ हो जाए या फिर तुम प्रेग्नेंट हो जाओ। गीतांजलि जी की बात सुनकर नूर के चेहरे पर एक कड़वाहट भरी मुस्कुराहट आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आपको पता है, मुझे आपसे ये कहना नहीं चाहिए, पर आप बहुत ज्यादा मतलबी हैं। आप किसी भी हद तक गिर सकती है। मैंने सिर्फ अपने पापा के बारे में पूछा था, उस आदमी के बारे में पूछा था जिसने मेरी माँ की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। बदले में आपने मुझे अपने पोते से शादी करने के लिए कहा। अब जब शादी हो चुकी है, तो आप मेरे सामने और सारी डिमांड रख रही हैं। और कुछ डिमांड बची हो, तो वो भी रख दीजिए। गीतांजलि जी ने नूर को घूरते हुए कहा, तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? क्या तुम भूल गई कि हमने किस तरह से तुम्हें और तुम्हारी माँ दोनों को सड़क से उठाकर अपने घर में जगह दी थी? अगर उस वक्त हमने मदद ना की होती, तो न तुम जिंदा होती, न तुम्हारी माँ। तुम्हारी माँ तो 2 साल पहले मर गई होती, पर अगर हमने जगह न दी होती, तो सालों पहले वो मर जाती। याद करो अपनी हालत को, किस तरह से तुम दोनों माँ बेटी सड़क पर घूम रही थी, सड़क पर भटक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हफ्तों से तुम लोग भूखे हो। गीतांजलि जी की बातें सुनकर नूर को अपने दर्द भरे दिन याद आ रहे थे। उसने अपना चेहरा नीचे झुकाकर धीमी आवाज में कहा, ठीक है, आप जैसा कहेंगे, मैं वैसा करूंगी। पर मुझे जितनी जल्दी हो सके उस आदमी के बारे में पता करके बताइए जिसने मेरी माँ के साथ ये सब कुछ किया, जिसने अपनी बीवी और अपनी बेटी को इस तरह से धकेलकर घर से निकाल दिया। उस आदमी के बारे में पता करके बताए। नूर की बात सुनकर गीतांजलि जी ने कहा, ठीक है, हम जितनी जल्दी हो सके उस आदमी के बारे में बात करके आपको बताएंगे, पर आपको भी अपना वादा याद रखना होगा। कहते हुए गीतांजलि जी वहां से चली गई। उनके जाते ही नूर घुटनों के बल वहीं पर बैठ गई। उसने रोते हुए कहा, क्यों मेरी किस्मत में इतना दर्द है, कितनी तकलीफ लिखी हुई है, समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। वैसे भी उनकी जिंदगी में कोई और लड़की है,
अगर मैं चली जाऊंगी तो उन्हें ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा। अगर मैं उनको इस सब के बारे में बता दूं तो शायद वो खुद ही मुझे यहाँ से जाने की इजाजत दे देंगे, और फिर उनकी दादी माँ की भी बात का मन हो जाएगा। नूर यही सब सोच रही थी। सोचते सोचते वो अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों से अभी भी आंसू निकल रहे थे। उसने बैग की तरफ देखा और पेट के बल जाकर लेट गई। उसने खुद से कहा, आखिर क्यों मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है? मैंने कौन सा गुनाह किया है? सोचते हुए नूर अपने निचले होंठ को चबाने लगी। उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। वहीं गीतांजलि जी ने बाहर आकर आकृति जी की तरफ देखते हुए कहा, जो सारी बातें हमने उस लड़की से कही हैं, वो बातें निष्कर्ष तक बिल्कुल नहीं पहुंचनी चाहिए। समझ रही हैं ना आप? गीतांजलि जी की बात सुनकर आकृति जी ने कहा, पर माँ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर चाहती क्या हैं आप? आपने खुद पहले बस लड़की की शादी निष्कर्ष से करवाए और अब आप खुद उसे निष्कर्ष से दूर रखना चाहती हैं। आप तो चाहती थी ना कि निष्कर्ष का बेटा जल्दी से जल्दी इस दुनिया में आ जाए। जब निष्कर्ष के करीब वो लड़की जाएगी, नहीं तो बच्चा कैसे आएगा? गीतांजलि जी ने आकृति जी को घूरते हुए कहा, अपने छोटे से दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो, क्योंकि वो ज्यादा जोर डालने से खराब हो जाएगा। जितना हो सके कम बकवास किया करो, क्योंकि मुझे ज्यादा बकवास करने वाले लोग पसंद नहीं हैं। और रही बात निष्कर्ष के बच्चे की, तो वो कैसे और किसी लड़की के थ्रू इस दुनिया में आएगा, उसके बारे में हमने सोच लिया है। सोचते हुए गीतांजलि जी के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई। आकृति जी ने खुद से कहा, सच में ये औरत किसी चुड़ैल से कम नहीं है। आकृति जी के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर गीतांजलि जी ने उन्हें घूरते हुए कहा, चुड़ैल तुम हो, समझ आया। कहते हुए वो गुस्से से वहां से चली गई। आकृति जी ने खुद से कहा, माँ मन की बातें भी पढ़ लेती हैं। महादेव बचा लो, कहते हुए आकृति जी वहां से भाग गई। आकृति जी वहां से भाग गई। वही गीतांजलि जी एक नजर नूर के रूम को घूरकर वहां से अपने रूम में चली गई। नूर इस वक्त बेड पर बैठी हुई थी। उसने अपने सर को पकड़ते हुए कहा, मैं क्या करूं? अगर गलती से भी उन्होंने मुझे छू लिया और ये बात उन्हें पता चल गई तो मैं क्या करूं? भगवान जी, कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी लाइफ को इस तरह से क्यों उठा लिया है आपने? आखिर कौन सा गुनाह किया था मैंने? मेरी लाइफ पहले से ही इतनी ज्यादा मुश्किलों से भरी हुई है। आपने मेरी माँ को भी मुझसे छीन लिया, जिनके साथ रहते हुए मैं हर मुसीबत को पार करना आसान समझती थी। क्यों भगवान जी, क्यों? मेरी किस्मत में इतने दर्द, इतनी तकलीफ क्यों लिखी आपने? आखिर ऐसी कौन सी दुश्मनी थी मुझसे? कहते हुए उसकी आंख से 2 आंसू की बूंद उसके गाल पर आ गई। उसने गहरी सांस ली और बेड पर लेट गई। उसका दिमाग पहले से ही काफी ज्यादा खराब हो चुका था। निष्कर्ष की बातों की वजह से वो पहले से ही अपसेट थी। ऊपर से घर आने के बाद ये सारा तमाशा, सबकी जली कट्टू बातें बिना किसी गलती के, उसके साथ इतना कुछ हो रहा था। तो ऐसे में बेचारी का कमजोर पड़ना तो नॉर्मल था ना। ऊपर से उसका कोई अपना था भी नहीं जो संभाल सके। बस विराट, वैभव और सुकून थे जो उसे अपना मानते थे। उन लोगों के साथ उसका कोई खून का रिश्ता नहीं था, पर उनके लिए दोस्ती भी खून के रिश्ते से ज्यादा बढ़कर थी। कुछ देर में सुकून की आंख लग चुकी थी और वो इस तरह से बेड पर अजीब पोजीशन में सो गई थी। वही गीतांजलि जी के रूम में गीतांजलि जी बेड पर बैठी हुई थी। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन इस वक्त बेहद सीरियस थे। उन्होंने अपने सामने बैठे अपने छोटे बेटे संकल्प और अपने बड़े बेटे आकाश की तरफ देखते हुए कहा, उन लोगों को आने में और कितना वक्त लगेगा? हम लोगों ने पहले ही डिसाइड किया था, तो वो लोग अभी तक आए क्यों नहीं? गीतांजलि जी की बात सुनकर संकल्प जी ने अपने बड़े भाई आकाश की तरफ देखा और धीरे से कहा, हमने बात कर ली है, वो लोग 1 हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ पर होंगे। आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ सही होगा और इस बार जैसा आपने सोचा था बिल्कुल वैसा ही होगा। गीतांजलि जी ने जैसे ही ये सुना, उनके चेहरे पर सेटिस्फैक्शन भरे एक्सप्रेशन आ गए। अगले ही पल उन्होंने थोड़े गुस्से से कहा, इस सब में उसी की गलती है। अगर उसने ये सब कुछ नहीं किया होता तो आज सब कुछ सही होता और हमें बेफिजूल में इस तरह के चक्कर में नहीं मरना पड़ता। वैसे क्या आपने पता लगाया कि जागृति कहाँ से भाग कर आई थी? जागृति नूर की माँ का नाम था, जो यहाँ पर काम करती थी। गीतांजलि जी की बात सुनकर आकाश जी ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, समझ नहीं आ रहा है माँ कि आप आखिर क्यों उस नौकरानी के अतीत के बारे में पता लगाना चाहती है। पहले आपने उसे यहाँ पर नौकरी दी, उसके बाद उसकी बच्ची को भी यहीं पर उसे रखने की इजाजत दी, और अब आप उसके अतीत के बारे में पता लगाना चाहती है। आखिर आपको उसके अतीत से इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? वैसे भी नूर बस कुछ ही दिनों तक निष्कर्ष के साथ रहेगी।
उसके बाद तो हम उसे निष्कर्ष से दूर कर ही देंगे। आकाश जी की बात सुनकर गीतांजलि जी ने उसे घूरते हुए कहा, जितना कहा है उतना करो। हमने किसी को भी हमारे सवाल पर सवाल उठाने की इजाजत नहीं दी है। सवाल करने का हक घर में सिर्फ हमारा है। गीतांजलि जी की बात सुनकर संकल्प जी और आकाश जी एक दूसरे की तरफ देखते हुए वहां से चले गए, क्योंकि वो अपनी माँ से बचपन से ही डरते थे। वो चाहकर भी उनके सामने ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते थे। इस पूरे घर में निष्कर्ष अकेला था जो गीतांजलि जी को कुछ भी कह सकता था, और गीतांजलि जी सिर्फ उसी से डरती थी, वरना किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उनसे कुछ कह दे। आकाश जी ने बाहर आकर संकल्प जी की तरफ देखते हुए कहा, जितनी जल्दी हो सके उसके अतीत के बारे में पता लगाओ कि वो कहाँ से आई थी, क्यों आई थी और उसकी बेटी का बाप कौन है। हमें सब कुछ पता लगाना होगा, वरना माना तुम्हें छोड़ेगी न मुझे। कहते हुए आकाश जी वहां से चले गए। संकल्प जी भी गहरी सांस लेकर वहां से चले गए। वहीं उन दोनों के जाने के बाद गीतांजलि जी ने अपने मोबाइल में देखते हुए कहा, तुम लोगों की वजह से हो रहा है ये सब कुछ, सिर्फ तुम लोगों की वजह से। बस एक बार सब कुछ हमारे हाथ में आ जाए, उसके बाद एक एक इंसान की जिंदगी अपने हाथों से बर्बाद करेंगे। कहते हुए उनके होठों की कोने टेढ़े हो गए। उसने अपनी आंखों को बंद करके धीमी आवाज में कहा, हम जानते हैं नूर की इसमें हम बेमतलब में आपकी बलि चढ़ा रहे हैं, पर हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। अगर उसे दिन जरूरत ना होती तो हम शायद कभी भी आपकी शादी अपने निष्कर्ष से ना करवाते। कहते हुए गीतांजलि जी अजीब सी मुस्कुराहट के साथ अपने बेड पर आकर लेट गई। उनके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर कोई भी बता सकता था कि इस वक्त उनके दिमाग में कितना खतरनाक प्लान चल रहा है। वो इस वक्त सबसे ज्यादा खतरनाक लग रही थी। उनके होठों पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। वही शाम का वक्त, नूर अभी बेड पर सुकून से सो रही थी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी कमर के निचले हिस्से को छू रहा है। वो घबराकर उठकर बैठ गई। उसने देखा तो निष्कर्ष इस वक्त उसे बेहद इंटेंस नजरों से देख रहा था। निष्कर्ष को देखकर नूर की सांस ऊपर नीचे होने लगी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, आप। निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ लिटिल गर्ल, मुझे देखकर इस तरह से क्यों डर गई? हस्बैंड हूँ तुम्हारा, मैं ही आऊंगा इस रूम में, मेरे अलावा और कौन आएगा? क्या तुम किसी और को देखना चाहती थी? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, नहीं तो ऐसा क्यों पूछ रहे हैं आप? निष्कर्ष ने नूर के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशंस और तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा ही लग रहा है जैसे तुम कुछ ऐसा ही सोच रही थी लिटिल गर्ल। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने अपना चेहरा नीचे झुकाते हुए कहा, नहीं, वो मैं सो रही थी और अचानक से अपने आकर डरा दिया, इसलिए बस मुंह से चीख निकल गई। कहते हुए वो अपने निचले होंठ को चबाने लगी। निष्कर्ष ने नूर का चेहरा ऊपर उठाकर अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हें पता है लिटिल गर्ल, तुम्हारे अंदर कौन सी कमी है? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखने लगी। उसने खुद से कहा, हमारे अंदर तो बहुत सारी कमी है, शायद इसलिए आपने दूसरी बीवी ढूंढ ली। नूर के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर निष्कर्ष ने उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा लाकर बेहद ही आवाज में कहा, सबसे पहले कमी, तुम बेवकूफ हो, किसी की भी बातों पर एक बार में भरोसा कर लेती हो। निष्कर्ष के मुंह से खुद के लिए बेवकूफ सुनकर नूर ने कुछ नहीं कहा। बेचारी को तो अब दूसरों की बातें सुनने की आदत हो गई थी। निष्कर्ष ने नूर के गालों को हल्के से खींचते हुए कहा, दूसरी बात, तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता, पर तुम झूठ बोलने की कोशिश करती हो। तीसरी बात, तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ कर सकती हो, पर ऐसा है नहीं। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने धीरे से कहा, मुझे पता है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं, सिर्फ रोने के अलावा। कहते हुए नूर ने अपने निचले होंठ को चबा लिया और रोने की तैयारी कर दी। इससे पहले ही निष्कर्ष ने बेहद धीमी आवाज में कहा, लोगों की बात पर ध्यान दोगी तो बर्बाद हो जाओगी, इसलिए सबसे दूर रहो, सबसे। इस घर में कोई तुम्हारा अपना नहीं है, मेरे अलावा कोई भी नहीं। किसी की बातों पर ध्यान नहीं देना है, किसी की बातों को दिल से नहीं लगाना है और किसी की बातों को नहीं सुनना है। सब कुछ सुनकर तुम्हें अनदेखा करना है लिटिल गर्ल, समझ रही हो ना? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर उसकी तरफ देखने लगी। उसने खुद से कहा, क्या इन्हें पता है कि दादी ने मुझसे किस बारे में बात की थी? नूर के चेहरे की तरफ देखकर निष्कर्ष ने अजीब से मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हें पता है लिटिल गर्ल, अगर एक पत्ता भी हिलता है तो उसकी खबर निष्कर्ष राणा तक पहुंच जाती है। ऐसी कोई बात नहीं है जो मुझे ना पता हो। कहते हुए निष्कर्ष वहां से सीधा बाथरूम में चला गया।
वही उसकी बात सुनकर नूर ने खुद से कहा, अगर इन्हें पता है कि उनकी दादी ने हमें उनसे दूर रहने के लिए कहा है, तो फिर ये क्यों मेरे पास आते हैं? आखिर चाहते क्या है? दादी कुछ और कहती है, पोता कुछ और कहता है। इस बीच में फंस रही हूँ मैं। बिना किसी गलती के मेरे साथ ही सब कुछ हो रहा है। बस एक बार मेरा काम हो जाए और एक बार मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लूँ, यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी, बहुत दूर। मुझे पागलों के बीच में नहीं रहना। ये पागल लोग एक दिन सच में मेरी जिंदगी ले लेंगे। कहते हुए नूर ने अपनी आंखों को मजबूती से बंद कर लिया। इस वक्त सच में उसे तकलीफ हो रही थी। उसने अपने निचले होंठ को चबाते हुए कहा, कितना अजीब है सब कुछ, समझ नहीं आता कि करना क्या चाहिए। लाइफ किस रास्ते पर लेकर जाना चाहती है, ये भी समझ नहीं आ रहा है। जिंदगी एक मजाक बनकर रह गई है। कहते हुए नूर की आंख से एक आंसू बूंद उसके गाल पर आ गई। कुछ ही देर में नूर खुद को शांत कर चुकी थी। निष्कर्ष अब तक बाथरूम से बाहर आ चुका था। उसने चुपचाप बेड पर बैठी नूर की तरफ देखते हुए कहा, किसके ख्यालों में खोई हुई हो, जब तुम्हारा पति तुम्हारे सामने खड़ा है? अगर किसी के ख्यालों में खोना है, तो मेरे ख्यालों में खो जाओ। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि निष्कर्ष की इन बेशर्मी भरी बातों का जवाब को किस तरह से दे। नूर को इस तरह से खुद को देखते हुए देखकर निष्कर्ष ने धीमे कदमों से नूर की तरफ अपने कदम बढ़ाए और झटके से उसे बाजू से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा, मेरी बेशर्मी भरी बातों का जवाब देने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तुम बदले में बेशर्मी से मुझे किस कर सकती हो? मैं मना नहीं करूंगा, न कुछ गलत कहूंगा। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने हैरानी से कहा, कैसी बात कर रहे हैं आप? निष्कर्ष ने नूर के गालों को हल्के से टच करते हुए कहा, वॉट यू मीन बाय कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं बात कैसे कर रहा हूँ लिटिल गर्ल, तुम्हें समझ नहीं आता? कहते हुए निष्कर्ष ने हल्के से नूर के गालों को चूम लिया। निष्कर्ष के इस तरह से किस करते ही नूर की बॉडी में फिर से सेंसेशन पैदा होने लगी। जब भी निष्कर्ष उसके करीब आता था, वो अपने आप अपना कंट्रोल लूज करने लगती थी। उसे समझ नहीं आता था कि उसे करना क्या चाहिए। निष्कर्ष ने नूर के चेहरे पर नजर आने वाली लाली की तरफ देखते हुए कहा, मेरे हल्के से किस करने भर से तुम मदहोश होने लगती हो और तुम क्या मुझे खुद से दूर रख पाओगी लिटिल गर्ल? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने खुद से कहा, इसका मतलब? उसने इतना कहा ही था कि निष्कर्ष ने नूर के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए और हल्के से उसके गालों को चूमते हुए उसके कानों के पास आ गया। उसने नूर के कानों में गर्म सांसें छोड़कर धीमी आवाज में कहा ना, इस घर में तुम्हारा कोई अपना नहीं है, कोई भी नहीं, मेरे अलावा, इसलिए किसी की भी बात को नहीं सुनना है तुम्हें। हर किसी की बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करो, क्योंकि यहाँ पर फालतू बात करने वाले लोग बहुत ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात, किसी की बकवास क्यों सुनती हो तुम? इस घर की नौकरानी नहीं हो, अब मेरी बीवी हो। इस घर की महारानी हो। ये घर मेरे पैसों से चलता है। अगर कोई भी तुम्हारे सामने ऊंची आवाज में बात करे, तो तुम्हें उसके सामने ऊंची आवाज में बात करने से पहले एक बार भी नहीं सोचना है। इस घर में तुम्हें मेरे अलावा किसी और को इज्जत देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई ज्यादा ही दिमाग खराब करे तो तुम उसका सिर भी फोड़ सकती हो, चाहे तो शूट भी कर सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी मैं सब कुछ संभाल लूंगा। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि निष्कर्ष की इस तरह की बातों पर वो क्या जवाब दे। निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें जवाब नहीं देना है, बल्कि तुम्हें एक्शन लेना है। सीधा एक्शन ले लो लिटिल गर्ल। कहते हुए उसके कानों पर बीते कर दिया। नूर के मुंह से सिसकी निकल गई। निष्कर्ष ने उसके कान में गर्म सांसें छोड़कर धीमी आवाज में कहा, बहुत जल्दी दूसरों की बातों में आ जाती हो। मेरी प्यारी दादी माँ विलन है इस कहानी की, विलन से दूर रहा करो। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर बड़ी बड़ी आंखों से हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। निष्कर्ष ने नूर की बड़ी बड़ी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें पता है लिटिल गर्ल, तुम जब ऐसी बड़ी बड़ी आंखें करके मुझे देखती हो, तो दिल करता कि तुम्हें कच्चा खा जाऊं। पर मैं मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर लेता हूँ। इसलिए अगली बार से मुझे इस तरह से देखने से पहले याद कर लेना कि मैं तुम्हें कच्चा खा सकता हूँ। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, हे भगवान, कैसी बात कर रहे हैं आप? निष्कर्ष ने नूर के चेहरे की तरफ देखा और उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींचकर बेहद रोमांटिक वॉइस में कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ लिटिल गर्ल। अगर इस वक्त तुम्हारे पीरियड्स नहीं चल रहे होते, तो तुम्हें अच्छे से बताता कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। दादी की बातों को अपने कान से निकाल दो। उसे हैंडल तुम्हारा हैंडसम पति कर लेगा।
तुम्हें पता है, मुझे सबको हैंडल करना बहुत अच्छे से आता है। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने धीरे से कहा, ये कैसी बात कर रहे हैं, वो हमारी दादी है। कहते हुए नूर अपनी नजरें यहाँ वहाँ चुराने लगी। निष्कर्ष ने नूर के बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, तुम्हें पता है लिटिल गर्ल, निष्कर्ष राणा की नजरों से कुछ भी नहीं छुप सकता, कुछ भी नहीं। इस घर में कब कौन क्या कैसे किस तरह से करता है, ये निष्कर्ष राणा बहुत अच्छे से जानता है लिटिल गर्ल, बहुत अच्छे से। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने अपने निचले होंठ को चबा लिया। उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि क्या निष्कर्ष को पता चल गया होगा कि दादी माँ ने उसे क्या कहा था। नूर के चेहरे ऑपरेशंस देखकर निष्कर्ष ने धीमी आवाज में उसके कान में गर्म सांस छोड़ते हुए बेहद धीमी आवाज में कहा, तुम्हें क्या लगता है लिटिल गर्ल, क्या मुझे नहीं पता कि इस घर में कब क्या और किस तरह से होता है। हमेशा एक बात ध्यान में रखना, तुम निष्कर्ष राणा की बीवी हो, निष्कर्ष राणा की। तुम्हें मेरे अलावा किसी और की बात सुनने की, किसी और से डरने की, किसी और के करीब जाने की कोई जरूरत नहीं है। समझ आया तुम्हें, चाहे फिर वो लड़की हो, लड़का हो, आदमी हो, औरत हो, इंसान हो, जानवर हो, कोई भी क्यों ना हो। तुम्हारे लिए सिर्फ एक इंसान इम्पोर्टेंट होना चाहिए और वो मैं हूँ। अब एक बात मैं तुम्हें बार बार नहीं समझाऊंगा, अपने छोटे से दिमाग में मेरी सारी बातें अच्छे से बिठा लो लिटिल गर्ल। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने बस अपना सिर हिला दिया। वो अपने निचले होंठ को चबा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन में उसे करना क्या चाहिए। निष्कर्ष ने नूर के चेहरे की तरफ देखा और हल्के से उसके गाल पर बीते करते हुए कहा, लिटिल गर्ल, तुम सच में कयामत हो। निष्कर्ष के काटते ही नूर ने अपने आप को संभालते हुए कहा, छोड़िए ना मुझे नीचे जाना है। मुझे सुकून से कुछ जरूरी बात करनी थी, कॉलेज को लेकर, छोड़िए। कहते हुए नूर निष्कर्ष को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। निष्कर्ष ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, अगर छोड़ना होता तो पकड़ता क्यों तुम्हें लिटिल गर्ल, इसलिए अब छोड़ने की बात कहना बंद कर दो। कहते हुए निष्कर्ष ने हल्के से नूर के कान पर बाइट कर लिया। नूर ने अपने निचले होंठ को चबाते हुए कहा, ठीक है, छोड़िए अब। निष्कर्ष ने नूर के गाल पर और जोर से बाइट कर दिया और उसे छोड़ दिया। नूर ने जल्दी से निष्कर्ष को खुद से दूर कर दिया और रूम से बाहर भाग गई। उसके जाते ही निष्कर्ष ने अपनी आंखों का बंद करके अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा, लगता है क्या बस, लेकिन शुरू करना ही होगा। आखिर मैदान में खिलाड़ी उतर चुके हैं, निष्कर्ष राणा कैसे पीछे रह सकता है। कहते हुए निष्कर्ष अजीब सी सीटी बजाते हुए बाथरूम में घुस गया। वहीं नूर बाहर आकर गहरी गहरी सांस लेने लगी। उसने खुद से कहा, इसका मतलब इनको सब कुछ पता है। अब मैं क्या करूं? जब ये सब कुछ जानते हैं तो क्या ये मुझे खुद से दूर रहने देंगे? भगवान, बस 4 दिन है मेरे पास, मुझे 4 दिनों में कुछ सोचना होगा। जैसे ही मेरे पीरियड्स खत्म हुए, पता नहीं ये क्या करेंगे। सोचते हुए नूर अपने निचले होंठ को चबाने लगी। तभी उसे सुकून नजर आई, जो कि कॉरिडोर से अपने रूम की तरफ जा रही थी। सुकून को देखकर नूर दौड़ते हुए सुकून के पास आ गई। सुकून ने जैसे ही नूर को देखा, उसने जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अच्छा हुआ तू ऊपर आ गई, मैं तुझे ही बुलाने के लिए आ रही थी, चल मेरे साथ। कहते हुए सुकून नूर को लेकर अपने रूम में आ गई। कुछ देर के बाद दोनों एक दूसरे के पास बैठी हुई थी। नूर ने सुकून की तरफ देखा, जो कि उसे ही देख रही थी, पर कुछ बोल नहीं रही थी। आखिर में नूर ने इरिटेट होते हुए कहा, अगर तुम्हें कुछ नहीं कहना तो जाने दो मुझे। नूर ने जैसे ही कहा, सुकून ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए कहा, मुझे बात की भाई का बर्ताव तेरे साथ कैसा है, क्योंकि मैंने देख लिया बाकी घर वाले तेरे साथ कैसे बर्ताव करते हैं। माँ, बड़ी माँ, पापा, चाचू, दादी माँ, सब लोगों को तुझसे प्रॉब्लम है। सब लोग बस तुझे नौकरानी समझते हैं, जबकि उन्होंने खुद तेरी शादी भाई से करवाई थी। मुझे तो समझ नहीं आता कि मेरे परिवार में चलता क्या रहता है, सबका दिमाग खराब है। सुकून की बात सुनकर नूर ने धीरे से कहा, मुझे खुद नहीं समझ आता कि मेरी लाइफ में हो क्या रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे भगवान ने सारी मुसीबतें मेरी लाइफ में भेज दी है। मेरी लाइफ में एक ही खुशी थी, मेरी मॉम, उनको भी मुझसे छीन लिया। अब मुझे मुसीबत मुसीबत पर मुसीबत, सारी मुसीबत क्या उन्होंने मेरी किस्मत में लिख दी है। सुकून ने नूर की बात सुनकर उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहा, नूर मेरी जान, मुझे नहीं पता कि आखिर ये सब कुछ तेरे साथ ही क्यों हो रहा है, पर एक बात हमेशा याद रखना, सब लोग चाहे तेरा साथ छोड़ दे, पर मैं, विराट भाई, वैभव भाई, कभी तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे।
हमने तुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड माना है और हम दोस्ती मरते दम तक निभाएंगे। सुकून की बात सुनकर नूर की आंखों में नमी नजर आने लगी। उसने आगे बढ़कर सुकून को मजबूती से गले लगाते हुए कहा, थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए। मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम लोग मेरे लिए इतने अच्छे दोस्त साबित होंगे। तुम लोगों का और मेरा कोई मुकाबला नहीं। तुम लोग इतने बड़े परिवार के बच्चे और मैं एक नौकरानी की बेटी, पर फिर भी तुम लोगों ने कभी मुझ में कोई फर्क नहीं किया। मुझे अपने साथ खेलने दिया, मुझे अपने टॉयज दिए, मुझे अपना खाना दिया और अब मेरा स्पोर्ट भी बन रहे हो। थैंक यू सो मच। मैं भगवान से बस यही दुआ करूंगी कि तुम लोग हमेशा मेरे साथ रहो। नूर की बात सुनकर सुकून ने उसे घूरते हुए कहा, बकवास हो गई हो तो मुझे ये बताओ कि भाई ने क्या कहा, क्योंकि मैंने देखा था भाई अभी अंदर आए थे और तू रूम से बाहर भागते हुए आई थी। मैं खुद तेरे पास आने वाली थी, पर फिर ये सोचकर रह गई कि भाई खुद बाहर ना आ जाए, इसलिए मैंने तेरे पास आना कैंसिल कर दिया। अब सच बता क्या चल रहा है। सुकून की बात सुनकर नूर ने अपने निचले होंठ को चबाते हुए कहा, वो एक्चुअली पता नहीं, वो अजीब सी बात करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे किसी को अपना नहीं समझना है। इस घर में मेरा कोई अपना नहीं है उनके अलावा, और मुझे किसी की परवाह भी नहीं करनी है, किसी की इज्जत भी नहीं करनी है। इनफैक्ट उन्होंने तो मुझे ये कहा है कि अगर कोई मुझे गलत तरीके से बात करे तो मैं उसका सर फोड़ सकती हूँ, सूट भी कर सकती हूँ। बाकी सब कुछ वो देख लेंगे। नूर की बात सुनकर सुकून की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने हैरानी से अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, ओ माय गॉड, भाई मतलब घर वालों का खून करने से पहले भी एक बार नहीं सोचेंगे? क्या सच में मेरा भाई मेरा खून कर देगा? नहीं नहीं, मुझे नहीं मरना। देख नूर, अगर तुझे मुझ पर गुस्सा आ जाए ना तो मुझ पर गुस्सा उतार लेना, पर मुझे सूट मत करना। मुझे पता है कि अगर तू मुझे मार भी डालेगी तो भी भाई तुझे बचा लेंगे, पर मुझे मरना नहीं है। अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है, दुनिया घूमनी है, एक हैंडसम से हस्बैंड को ढूंढना है, बहुत सारे बच्चे पैदा करने हैं, बहुत कुछ करना है। सुकून की बात सुनकर नूर ने उसे छोटी आंखों से देखते ही कहा, क्या बकवास कर रही हो, तुम्हें क्या मैं क्रिमिनल दिखती हूँ? नूर की बात सुनकर सुकून ने हंसते हुए कहा, सॉरी सॉरी मेरी जान, मैं मजाक कर रही थी। वैसे सच में भाई जैसा पति तो मैं भी डिजर्व करती हूँ यार। मतलब क्या पति है, मतलब अपनी बीवी को खुलेआम बोल रहा है कि कोई अगर तुम्हारी बेइज्जती करे, कोई अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत करे तो टपका दो, बाकी मैं देख लूंगा। क्या रोमांटिक लाइन थी भाई की। सुकून की बात सुनकर नूर ने उसे घूरते हुए कहा, आर यू सीरियस, तुम्हें ये रोमांटिक लाइन लग रही है? मुझे तो ये डरावनी लाइन लग रही है। जो इंसान अपने परिवार को मारने के बारे में बात कर सकता है वो इंसान क्या नहीं कर सकता। नूर की बात सुनकर सुकून हंसने लगी। उसने हंसते हुए कहा, अरे यार तू परिवार के बारे में क्यों सोच रही है? तू भाई के बारे में सोच। ऐसा पति किस्मत वालों को मिलता है और तू किस्मत वाली है, पर तुझे अपनी किस्मत की कदर नहीं है। छोड़, अब मुझे बता कि कॉलेज को लेकर क्या प्लान है। नूर ने सुकून की बात सुनकर हैरानी से कहा, मतलब? नूर की बात पर सुकून ने कहा, अरे मतलब रेगुलर कॉलेज आना है या फिर तू घर से पढ़ाई करने वाली है? मुझे ये बता दे। नूर ने जल्दी से अपने आप को संभालते हुए कहा, नहीं मुझे रेगुलर कॉलेज जाना है, मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लगता। वैसे भी किसी को मैं पसंद नहीं हूँ। दिन भर सब लोगों के अजीब अजीब से चेहरे देखना और उनके चेहरे पर खुद के लिए नफरत देखना मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। इससे अच्छा यही होगा कि मैं पूरा दिन कॉलेज में बिताऊं और वापस घर आ जाऊं। सुकून ने नूर की बात सुनकर कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, कल मंडे है। वैसे दिशांत के बारे में कुछ पता चला? मैंने सुना था कि बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था, पर मैंने ये भी सुन लिया था कि अब वो ठीक है। दिशांत का नाम सुनते ही नूर की आंखों के सामने जो कुछ भी 2 दिन पहले हुआ सब कुछ घूमने लगा। उसके चेहरे पर घबराहट नजर आने लगी। उसने जल्दी से अपने आप को संभालते हुए कहा, नहीं मुझे कुछ पता नहीं चला। कहते हुए वो अपनी नजर यहाँ वहाँ चुराने लगी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर सुकून ने धीरे से कहा, ठीक है, अब जा अपने पति परमेश्वर के पास, वरना पता चला कि तेरे पति परमेश्वर यहाँ पर आकर मुझे धमकी देने लगे। तुमने मेरी बीवी को हाथ कैसे लगाया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को अपने साथ अपने रूम में लेकर जाने की? सच में भाई तेरे लिए कुछ ज्यादा ही ओवर पजेसिव हो गए हैं। वैसे होना भी चाहिए, इतनी खूबसूरत लड़की को लेकर कौन सा पति पजेसिव नहीं होगा। भाई तो यही सोचते रहते होंगे कि कैसे तुझे सबसे छुपा कर रखें, कैसे तुझे अपनी बाहों में भर के रखें। कहते हुए सुकून हंसने लगी।
नूर ने सुकून की बात सुनकर उससे कहा, तेरा दिमाग फालतू चीजों में बहुत ज्यादा चलता है, बकवास बंद कर दे। कहते हुए नूर अपने आप को संभाल कर वहां से चली गई। सुकून ने जाती हुई नूर की तरफ देखते हुए कहा, मेरी जान, बकवास नहीं, सच कह रही हूँ। भाई की आंखों में तेरे लिए वो देखा है जो मैंने कभी उनकी आंखों में नहीं देखा था। वो तुझे अपने आप से कभी दूर नहीं जान देने वाले। चाहे फिर तुम अपनी मर्जी से रहे या उनकी मर्जी से, तुझे रहना तो हमेशा भाई के पास ही होगा। सोचते हुए उसने गहरी सांस लेकर खुद से कहा, मैं कैसी बातें लेकर बैठ गई। चल बैठ, चली जा यहाँ से। कहते हुए वो अजीब तरह से मुंह बनाते हुए बेड पर लेट गई। वहीं नूर बाहर आकर अपने रूम की तरफ जाने लगी, पर निष्कर्ष की अजीब सी बातों को याद करके उसे निष्कर्ष से डर भी लग रहा था। उसने गहरी सांस लेकर खुद से कहा, नूर, नूर, ये डरने का वक्त नहीं है, बिल्कुल भी डरने का वक्त नहीं है। कहते हुए नूर ने खुद को संभाला और रूम की तरफ अपने कदम बढ़ने लगी। उसी वक्त उसे पीछे से विराट की आवाज सुनाई दी, नूर। विराट की आवाज सुनकर नूर के कदम उसकी जगह पर रुक गए। उसने पीछे पलट कर देखा तो विराट उसकी तरफ ही देख रहा था। विराट को देखकर नूर के चेहरे पर छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने प्यार से कहा, बोलो विराट। विराट ने नूर की तरफ देखा। नूर को ऊपर से नीचे तक देखते ही उसकी आंखों में नमी आ गई। उसने धीरे से कहा, कुछ बात करनी है, हमारी न्यूज़ स्टोरी को भी सुने। बदला और नफरत किसी को तबाह कर देने का जुनून बन जाए तब इंसान अपने बदले के लिए हर मर्यादा और हर सीमा को तोड़ देता है। उसे अपने बदले की आग से कायनात को बदल देता है। और ऐसा ही एक बदले ने अभेंद्र प्रताप सिंह की जिंदगी को बदल दिया और उसी बदले की आग में झुलस गई वसुंधरा चंदेल की जिंदगी। एक रात ने अभेंद्र के पूरे परिवार की खुशियों को खत्म कर दिया, वही वसुंधरा की खुशियों को उजाड़ कर दिया। अभेंद्र का एक फैसला ने उसकी जिंदगी को तबाह कर दिया। उसने अपने परिवार के मान सम्मान को चोट पहुंचाने वाले अपने सबसे बड़े दुश्मन की बेटी से शादी कर ली, उसे भरे मंडप में छोड़ दिया। अभेंद्र ने अपने बदले की आग में ऐसा कुछ देखा जो वह नहीं देख सका, और उसने अपने बदले की आग में एक मासूम जिंदगी को दांव पर लगा दिया। अब देखते हैं कि अभेंद्र प्रताप सिंह का बदला कैसा होगा और क्या वसुंधरा अपने सबसे बड़े दुश्मन से शादी के रिश्ते को निभाएगी या अभेंद्र की जान को लेने के लिए उसके बदले के बदले चली जाएगी। जानने के लिए सुने वसुंधरा दुल्हन बिन फिरो की। विराट की बात सुनकर नूर ने उसके पास आकर मुस्कुराते हुए कहा, कहाँ? विराट ने एक नजर नूर की तरफ देखा और धीरे से कहा, क्या मैं तुम्हें अपने रूम में चलने के लिए कह सकता हूँ? विराट की बात सुनकर नूर उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी। विराट ने जल्दी से अपने आप को संभालते हुए कहा, वो एक्चुअली कुछ पर्सनल बात है, इसलिए। नूर ने कुछ देर तक सोचा और फिर खुद से कहा, ये तो उनके भाई है, ये तो उनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। कहते हुए नूर ने फिर अपना सिर हिला दिया। कुछ देर के बाद विराट और नूर विराट के रूम में बैठे हुए थे। विराट ने नूर की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम इस शादी से खुश हो नूर? क्या भाई तुम्हारे साथ अच्छे से रहते हैं? विराट के सवाल को सुनकर नूर कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखने लगी। विराट ने अपने आप को जल्दी से खुद को संभालते हुए कहा, नूर एक्चुअली मैं अपने भाई को जानता हूँ, वो बहुत अजीब है। बहुत मतलब, उनको समझाना किसी के बस की बात नहीं है, किसी के भी बस की बात नहीं है। बचपन से लेकर आज तक मैं उनको समझ नहीं पाया कि वो कब क्या चाहते हैं। बस इसलिए तुमसे पूछ रहा था। विराट की बात सुनकर नूर ने एक झूठी मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ मैं खुश हूँ, वो अच्छे हैं। कहते हुए नूर अपनी नजरें चुराने लगी। विराट ने नूर के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर उसके पास आकर धीमी आवाज में कहा, नूर ये मत भूलो कि हम फ्रेंड्स हैं। भले ही मैं तुम्हारा देवर हूँ, पर हम दोस्त हैं और हमारी दोस्ती बचपन से है, इसलिए प्लीज मुझसे झूठ मत बोलना, वरना मुझे बहुत तकलीफ होगी। विराट की बात सुनकर नूर ने उसके चेहरे की तरफ देखा। विराट के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन थे, जिसे देखकर नूर समझ नहीं पा रही थी कि आखिर विराट कहना क्या चाहता है। उसने एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, वो अजीब है, पर उन्होंने मुझे तकलीफ नहीं दी। वो अजीब है, पर उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती नहीं की। वो अजीब है, पर उन्होंने मेरी फीलिंग्स की कदर की है, इसलिए मैं कह सकती हूँ कि वो एक अच्छे हस्बैंड है। नूर की बात सुनकर विराट ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। नूर ने विराट की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम्हें यही बात करनी थी विराट? तुमने तो कहा था पर्सनल बात है। नूर की बात सुनकर विराट ने उसकी तरफ देखकर एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बस यही बात करनी थी नूर, आखिर तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और वो मेरे भाई, इसलिए मुझे तुमसे पूछना था कि भाई तुम्हें खुश तो रखते हैं ना? मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं पूछना था। अगर तुम दोनों साथ में खुश हो तो मैं भी खुश हूँ।
वैसे भी मेरे लिए हमेशा से सबकी खुशी ही मैटर करती है। विराट की बात सुनकर नूर ने उसके चेहरे की तरफ देखा। वो कह कुछ और रहा था, पर उसका चेहरा कुछ और कह रहा था। नूर अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। उसने विराट के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, विराट तुम ठीक हो ना? विराट ने एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, नूर मैं तुम्हें ठीक नहीं लग रहा हूँ क्या? कुछ गलत लग रहा है मुझ में? विराट के सवाल को सुनकर नूर ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, तुम हमेशा की तरह नॉर्मल ही लग रहे हो। बस तुम्हारी बातें थोड़ी अजीब थी। ओके मैं चलती हूँ। मैं तुम्हें भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ, इसलिए काश मैंने तुम्हें पहले बता दिया होता तो शायद अब तक सब कुछ ठीक हो चुका होता और तुम मेरी होती। भाई तो तुमसे प्यार भी नहीं करते। ये तो एक मजबूरी का रिश्ता है। जिस तरह से घर वाले बर्ताव कर रहे हैं, मुझे यकीन है कि वो लोग तुम्हें बहुत जल्दी भाई की जिंदगी से निकाल देंगे। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा नूर, कुछ भी नहीं। कहते हुए विराट अपनी आंखों को बंद करके बेड पर लेट गया। वहीं नूर विराट के रूम से बाहर आकर निष्कर्ष और अपने रूम की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी। उसने खुद से कहा, विराट अजीब सी बातें क्यों कर रहा था? कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहना क्या चाहता है। लगता है कि उसका दिमाग भी खराब हो चुका है। वैसे भी इस घर के सभी लोगों का दिमाग ऑलरेडी खराब है, सुकून को छोड़कर। कहते हुए नूर बड़बड़ाते हुए रूम में आ गई। उसने रूम में आकर देखा तो निष्कर्ष शर्टलेस होकर बेड पर लेटा हुआ था और सीलिंग को देख रहा था। निष्कर्ष को शर्टलेस देखते ही नूर की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसकी हॉट और अट्रैक्टिव बॉडी को देखकर नूर बस उसे ही देख रही थी। निष्कर्ष ने अपनी गर्दन को टेढ़ा करके धीमी आवाज में नूर की तरफ देखते हुए कहा, अगर देखना चाहती हो तो पास आकर अच्छे से देखो लिटिल गर्ल, जितना चाहे उतना घूर घूर कर देखो। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, कैसी बात कर रहे हैं आप? निष्कर्ष ने नूर की बात सुनकर टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, व्हाट यू मीन बाय कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं सही तो कह रहा हूँ लिटिल गर्ल, तुम मुझे दरवाजे पर खड़ी होकर घूर कर देख रही हो। उस तरह से देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी, इसलिए अच्छे से पास आकर मुझे अच्छे से घूर कर देखो, ताकि तुम्हें अच्छे से पता चल सके कि तुम्हारे हैंडसम हस्बैंड की बॉडी कितनी अट्रैक्टिव है। नूर ने निष्कर्ष की बात सुनकर अपने निचले होंठ को चबाते हुए कहा, कैसी बात कर रहे हैं? कहते हुए नूर जल्दी से निष्कर्ष के पास आ गई। उसने धीमी आवाज में कहा, आप शर्ट पहन लीजिए, इस तरह से रूम में कौन रहता है? नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने उसे घूरते हुए कहा, व्हाट यू मीन बाय इस तरह से? मैं बिना कपड़ों के भी रूम में रह सकता हूँ। आखिर ये मेरा रूम है और इस रूम में मेरे साथ मेरी बीवी है। अगर अपनी बीवी के सामने शर्माऊंगा, अपनी बीवी के सामने कपड़े नहीं उतारूंगा, तो फिर क्या करूंगा मैं? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर चुप हो गई। बेचारी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसका पति एक नंबर का बेशर्म और बेरहम इंसान था, जिसे दुनिया डेविल कहती थी। उसकी हरकतें देखकर नूर को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। नूर को चुप देखकर निष्कर्ष ने नूर को बाजू से पकड़कर झटके से अपने ऊपर खींच लिया। अचानक से निष्कर्ष के खींचने की वजह से नूर सीधा बेड के ऊपर उसके ऊपर गिर गई। उसके दोनों हाथ निष्कर्ष के सीने पर थे। निष्कर्ष ने उसकी आंखों में देखा। नूर अपनी बड़ी बड़ी तितली जैसी पलकों को फड़फड़ाते हुए उसे टुकुर टुकुर देख रही थी। निष्कर्ष ने एक हाथ से उसके गालों को टच करते हुए कहा, तुम्हारी ये खूबसूरत आंखें, जब भी मैं अपनी बॉडी पर महसूस करता हूँ, ऐसा लगता है कि तुम्हारे दिल में कुछ गलत चल रहा है। तुम जरूर मेरे बारे में गलत गलत ख्याल सोचती हो, है ना लिटिल गर्ल? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने धीरे से कहा, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं आपके बारे में कुछ भी गलत नहीं सोचती। कहते हुए नूर यहाँ वहाँ अपनी नजरें चुराने लगी। निष्कर्ष ने नूर के बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, मैं कुछ भी गलत नहीं सोच रहा हूँ लिटिल गर्ल, मैं बिल्कुल सही सोच रहा हूँ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए बहुत कुछ गलत गलत है। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें लगता है कि मैं कुछ नहीं कहूँगा। निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखा और हल्के से उसके गाल पर बाइट करते भी कहा, बताओ अब मेरे बारे में क्या सोच रही थी? कहीं तुम मेरे साथ अपनी वाइल्ड नाइट को इमेजिन तो नहीं कर रही थी ना? 4 दिन का इंतजार कर लो लिटिल गर्ल, 4 दिन की दूरी ही तो है, उसके बाद सब कुछ मिट जाएगा। सारी दूरियां मिट जाएगी, सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएगी, तुम और मैं एक हो जाएंगे। उसकी बात सुनकर नूर की धड़कनें तो तेजी से धड़कने लगी। बेचारे के कानों में गीतांजलि जी की आवाज सुनाई दे रही थी, जिसे याद करके उसे घबराहट हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस कंडीशन में क्या कहें। उसने धीरे से कहा, आप ऐसी बातें मत कीजिए ना, मुझे अजीब लगता है।
कहते हुए वो अपना चेहरा यहाँ वहाँ घुमाने लगी। निष्कर्ष ने उसके चेहरे को मजबूती से अपने हाथ में भर के अपने करीब खींचते हुए कहा, What you mean by ऐसी वैसी बातें? क्या तुम भूल गई कि 2 दिन पहले हम अपना हनीमून सेलिब्रेट करने के लिए गए थे? अगर तुम्हारे पीरियड्स न आए होते तो अब तक हम दोनों एक दूसरे के हो चुके होते, एक दूसरे की बाहों में सुकून महसूस कर रहे होते, पर तुम्हारे पीरियड्स ने बीच में आकर सब कुछ गड़बड़ कर दी। फिर भी कोई बात नहीं, ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है लिटिल गर्ल। उसकी बात सुनकर नूर अपने निचले होंठ को चबाने लगी। उसने धीमी आवाज में कहा, प्लीज ये सारी बातें मत कीजिए ना, मुझे अजीब लगता है। निष्कर्ष ने नूर की बात सुनकर उसके बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, तुम्हें अजीब क्यों लगता है? मुझे बताओ, अगर तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ ये सारी बातें नहीं करेगा तो कौन करेगा? वैसे ये सब छोड़ो, मुझे बताओ क्या प्लान बना रही थी तुम अपने दिमाग में? क्योंकि तुम्हारा छोटा सा दिमाग प्लान बनाने के लायक तो नहीं है, इसलिए मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ प्लान बनाने में। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने हैरानी से अटकती हुई आवाज में कहा, कैसा प्लान? मैं कोई प्लान नहीं बना रही हूँ। कहते हुए वो अपनी नजर यहाँ वहाँ चुराने लगी। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे छुपाकर एक प्लान बनाओगी, उसे कामयाब करने की कोशिश करोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? लगता है कि तुम बार बार भूल जाती हो लिटिल गर्ल, मैं कौन हूँ? निष्कर्ष राणा उड़ते हुए पंछी के ऊपर गिन लेता है, तो तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी छोटी छोटी बातों के बीच में आने वाला हूँ? नूर ने अपने निचले होंठ को चबाते हुए कहा, ये कैसे बात कर रहे हैं आप? मैंने सच में आप। कहते हुए नूर फिर से चुप हो गई। निष्कर्ष ने उसके बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, कितना झूठ बोलती हो लिटिल गर्ल, कितना झूठ। लगता है कि मुझे तुम्हें सबक सिखाना चाहिए ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि झूठ बोलना कितनी गलत बात होती है। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने घबराते हुए कहा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। उसने इतना कहा ही था कि निष्कर्ष ने झटके से पलटकर नूर को अपने नीचे कर लिया और उसके दोनों हाथों को पकड़कर बेड में प्रेस कर दिया। निष्कर्ष के ऐसा करते ही नूर के चेहरे पर घबराहट नजर आने लगी, साथ ही उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। निष्कर्ष ने बेहद इंटेंस वॉइस में उसे देखते हुए कहा, क्या हुआ लिटिल गर्ल? क्या तुम घबरा गई? उसकी बात सुनकर नूर ने डरते हुए अपना सिर हिला दिया। निष्कर्ष ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, ये डर मुझे तुम्हारे चेहरे पर काफी अच्छा लग रहा है लिटिल गर्ल। कहते हुए उसने झुककर नूर के होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे किस करने लगा। निष्कर्ष बेहद और इंटेंस तरीके से नूर को किस कर रहा था। उसके हाथों की पकड़ नर के हाथों पर मजबूत होती जा रही थी। कुछ देर के बाद जब निष्कर्ष को लगा कि नूर खुद को छुड़ाने के लिए स्ट्रगल कर रही है, तो उसने नूर को पैशनेट तरीके से और किस करना शुरू कर दिया, पर इस बार वो जेंटल था। उसके जेंटल होने की वजह से नूर ने अब उसे खुद से दूर करना बंद कर दिया और फिर जो कुछ भी वो कर रहा था उसे करने दिया। कुछ देर के बाद निष्कर्ष ने नूर के लिप्स पर बाइट करके उसके होठों को अपने होठों की तरफ से आजाद किया और उसके गर्दन पर अपने होंठ चलाने लगा। नूर अपनी आंखों को मजबूती से बंद करके गहरी गहरी सांसें ले रही थी। निष्कर्ष ने नूर के चेहरे की तरफ देखकर क्यूट सी स्माइल के साथ कहा, व्हाट हैपेंड लिटिल गर्ल? तुम तो अपने पति के किस करने की वजह से तो मरने वाली थी। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। निष्कर्ष जब उस छोड़ नहीं रहा था, बेचारी के दिमाग में यही ख्याल आया था कि आज शायद ऐसे जंगली इंसान के किस करने की वजह से उसकी मौत हो जाएगी। नूर के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर निष्कर्ष ने धीमी आवाज में कहा, डोंट वरी लिटिल गर्ल, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। अगर तुम मर गई तो फिर मैं किसके साथ रोमांस करूंगा? मैं किसके साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ूंगा? मैं किसके साथ बच्चे पैदा करूंगा? बताओ लिटिल गर्ल। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने हैरानी से कहा, आप इतने अजीब क्यों हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। निष्कर्ष ने नूर के गालों को बाइट करते हुए कहा, कितना अजीब हूँ ये तुम्हें अभी पता कहाँ चला है? धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा कि निष्कर्ष राणा चीज क्या है। लिटिल गर्ल, वैसे तुम्हें पता है तुम्हारे प्यारे दोस्त दिशांत का एक्सीडेंट कैसे हुआ था? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने हैरानी से कहा, क्या वो आपने ही करवाया था? नूर को तो पहले यकीन हो गया था कि जरूर इन सब के पीछे निष्कर्ष होगा, पर निष्कर्ष की बात सुनकर उसे घबराहट हो रही थी। वो निष्कर्ष के मुंह से सुनना चाहती थी कि इन सब के पीछे उसका हाथ नहीं है, पर निष्कर्ष के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर उसे कुछ और ही लग रहा था। निष्कर्ष ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ में नूर की तरफ देखते हुए कहा, हाँ मैंने ही करवाया था लिटिल गर्ल। उसकी हिम्मत कैसे हुई अपने सीने से तुम्हारी तस्वीर लगाने की? उसकी पॉकेट में तुम्हारी तस्वीर थी। मैं ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर सकता था?
उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें कमर से पकड़ने की? तुम्हें छूने का हक सिर्फ मेरा है लिटिल गर्ल, सिर्फ मेरा ही। गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर घबराहट से उसकी तरफ देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि निष्कर्ष की बातों पर उसे क्या कहना चाहिए। उसने डरते हुए कहा, इसका मतलब सच में आपने एक्सीडेंट करवाया था? निष्कर्ष ने नूर के चेहरे की तरफ देखकर एक क्यूट सी स्माइल के साथ कहा, मैंने अभी अभी तो कहा कि एक्सीडेंट मैंने करवाया था। आखिर उसने तुम्हारी कमर पर हाथ कैसे रखा? उसने तुम्हें छुआ कैसे लिटिल गर्ल? तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी, और तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है। अपने पति के होते हुए किसी और को तुमने अपने करीब आने दिया। इस बार तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया, पर अगली बार तुम्हें भी सजा मिलेगी। इसलिए किसी आदमी को अपने करीब मत आने देना लिटिल गर्ल। अब तक मैं इनडायरेक्ट तरीके से समझा रहा था, पर मुझे एक बात समझ आ गई। तुम्हारा दिमाग इतना छोटा है कि तुम्हें इनडायरेक्ट तरीके से कभी नहीं समझ पाओगी, इसीलिए मुझे तुम्हें डायरेक्ट तरीके से समझाना होगा। जितना उनसे दूर रहोगी उतना उनके जीने के चांस बढ़ेंगे, वरना उन लोगों की मौत मेरे हाथों से होना तय है। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। बेचारी की सांस ऊपर नीचे हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कहना क्या चाहिए। निष्कर्ष ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, व्हाट हैपेंड लिटिल गर्ल? इस छोटी बात से डर गई? तुम तो जानती हो न कि तुम्हारा पति क्या क्या कर सकता है। अगली बार अगर फिर से किसी ने तुम्हें छुआ तो इस बार उसकी सीधा मौत होगी। इस बार तुम्हारा प्यारा दोस्त जिंदा बच गया, पर अगली बार ऐसा नहीं होगा। समझ रही हो न तुम? अब अच्छे बच्चों की तरह लड़कों से दूर रहोगी ना? मेरी सारी बातें मानोगी ना? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने कांपती हुई आवाज में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं आपकी सारी बातें मानूंगी, पर प्लीज अगली बार से ऐसा कुछ मत कीजिएगा। निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अभी अभी कहा ना, तुम अच्छी बच्ची बनोगी तो मैं भी अच्छे इंसान की तरह काम लूंगा। अगर तुम बुरे काम करोगी तो मैं भी बुराई को खत्म करने के लिए बुराई का ही सहारा लूंगा। समझ रही हूं ना लिटिल गर्ल? अब जल्दी से अपने प्यार से हस्बैंड को एक किस दे दो। तुम्हारा पति कितनी देर से तुम्हारे किस करने की वेट कर रहा था, पर तुम तो किस करने को तैयार ही नहीं हो। कभी खुद से भी आगे बढ़कर मुझे किस कर लिया करो। मैं तो हमेशा एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरी बीवी आगे बढ़कर प्यार से मुझे किस करेगी, पर तुम कभी ऐसा कुछ नहीं करती। मुझे कितना ज्यादा बुरा लगता है लिटिल गर्ल। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने घबराते हुए अपने होठों को निष्कर्ष के होठों पर रख दिया। निष्कर्ष ने उसे छोड़ने की जगह पर उसके होठों पर बाइट कर लिया। नूर के मुंह से हल्की सी आह निकल गई, पर निष्कर्ष ने उसे नहीं छोड़ा जब तक उसका मन नहीं भर गया। आखिर में जब उसने नूर के होठों को छोड़ा तो नूर के होंठ कुछ हद तक लाल हो चुके थे और वो गहरी गहरी सांसें ले रही थी। निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखते हुए कहा, सच में लिटिल गर्ल, सच में तुम बहुत बहुत ज्यादा क्यूट हो। इतनी ज्यादा क्यूट कि मैं बता नहीं सकता। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। इस वक्त वो सच में बहुत क्यूट लग रही थी। निष्कर्ष ने उसके गालों को चूमते हुए कहा, मेरी प्यारी लिटिल गर्ल, अगली बार से घर के विलन से दूर रहना। जो इंसान तुम्हें खुद को अपने करीब रखने के लिए कुछ भी कर सकता है, जो इंसान तुम्हारे करीब आने के वाले का साथ ये सब कुछ कर सकता है, वो तुम्हारे साथ गलत करने के वाले के साथ क्या क्या कर सकता है। सोचो लिटिल गर्ल। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने धीरे से कहा, आप बहुत बहुत ज्यादा अजीब है। निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखते हुए कहा, मैं बहुत से भी ज्यादा अजीब हूँ लिटिल गर्ल, इतना अजीब जितना तुम सोच भी नहीं सकती। खैर ये सारी बातें छोड़ो, अब जल्दी से उठो मेरे ऊपर से, वरना कहीं मैं कुछ कर ना दूं। इस वक्त तुम्हारी ऐसी हालत नहीं है कि मैं कुछ करूं और तुम बर्दाश्त कर सको। तुम मर जाओगी और मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं। उसकी बात सुनकर नूर के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। उसने खुद से कहा, फिलहाल तो नहीं, इससे क्या मतलब है? मतलब फ्यूचर में ये मुझे मार सकते हैं। सोचते हुए नूर जल्दी से बेड से उठकर खड़ी हो गई और अपने कपड़ों को ठीक करने लगी। निष्कर्ष ने अपने दोनों हाथ सिर के नीचे रखते हुए कहा, फ्यूचर में अगर तुमने ऐसी कोई गलती की जो तुम्हें मारने के लायक हुई तो मैं तुम्हें मार सकता हूँ, वरना तुम्हें क्यों मारूंगा? तुम तो मेरी प्यारी वाइफ हूँ। अपनी वाइफ को मारने के बाद मैं क्या करूंगा? मैं तो अकेला रह जाऊंगा। मुझे अकेला नहीं रहना है। लिटिल गर्ल, तुम ही तो मेरी हो, सुख दुख में सहारा हो मेरा। निष्कर्ष मुस्कुराने लगा। नूर ने एक नजर उसकी तरफ देखा और वहां से बाथरूम में भाग गई। उसके जाते ही निष्कर्ष ने अजीब से मुस्कुराहट के साथ कहा, इतना डर काफी होगा लिटिल गर्ल, आखिर डरना तो जरूरी है।
कहते हुए निष्कर्ष ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। नूर ने बाथरूम में आकर अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, हे महादेव, मैं क्या करूं? ये कितने अजीब है। इस घर में सबके सब अजीब है। दादी माँ अजीब है, ये अजीब बहन की माँ की बहन के पापा जी के सब लोग अजीब है। मैं कहाँ फंस गई? ये सब लोग किसी क्रिमिनल से कम थोड़ी है। नूर खुद से बात कर रही थी। कुछ देर के बाद वो जैसे तैसे बाथरूम से बाहर आ गई। उसने रूम में देखा तो निष्कर्ष कहीं भी नहीं था। उसने बाहर आकर देखा तो बाहर भी निष्कर्ष कहीं नहीं था। ये देखकर उसने सुकून की सांस ली। इस वक्त उसे वैभव नजर आया, जो कि उसी की तरफ आ रहा था। वैभव को देखकर नूर ने खुद से कहा, अब मुझे इन लोगों से भी दूर रहना होगा। आखिर ये भी तो आदमी है, जो इंसान इस तरह की हरकत कर सकता है। वो अपने भाइयों के साथ भी कुछ कर सकता है। नूर ये सब सोच ही रही थी कि वैभव ने उसके पास आकर मुस्कुराते हुए कहा, नूर, आज हम क्लब जाने के बारे में सोच रहे थे, क्या तुम आओगी? याद है तुमने कहा था कुछ महीना पहले कि तुम क्लब आना चाहती हो। आज मौका भी है, आना चाहो तो आ सकती हो। वैभव की बात सुनकर नूर के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ गए। उसने कभी क्लब की लाइफ नहीं देखी थी, पर जब भी सुकून उसे बताती थी कि उसने क्लब में कितना एंजॉय किया है। नूर हमेशा क्लब जाने के बारे में सोचती थी, पर उसके पास इतने पैसे थे नहीं, उसे काम से भी फुर्सत नहीं मिलती थी। हालांकि वैभव, विराट, सुकून उसे अपने पैसों से ले जाने के लिए तैयार थे, पर नूर इस सब के लिए कभी तैयार होती ही नहीं थी। नूर को चुप देखकर वैभव ने धीरे से कहा, व्हाट हैपन नूर? क्या सोच रही हो? अगर नहीं आना चाहती तो जबरदस्ती नहीं है। बस मैं एक बार तुमसे पूछने के लिए आया था, क्योंकि मुझे तुम्हारी बात याद थी। वैभव की बात सुनकर नूर ने अपना चेहरा नीचे झुकाते हुए कहा, मैं तो आना चाहती हूँ, पर क्या तुम्हारे भैया मुझे आने देंगे? उद्धरण चिन्ह। अपने भाई का नाम सुनते ही वैभव के चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी। उसने डरते हुए कहा, वो मुझे नहीं पता और मैं पूछ भी नहीं सकता, मुझे उनसे बहुत डर लगता है। उनकी डरावनी आंखें देखकर मेरी हालत खराब हो जाती है। अगर मैंने उनसे पूछा और उनको मेरी बात बुरी लग गई, तो पता नहीं वो मेरा हाल क्या करेंगे। हो सकता है कि मेरा काम तमाम कर दे और फिलहाल मेरा मरने का मूड नहीं है। तुम तो उनकी प्यारी वाइफ हो, जिस तरह से वो तुम्हारे साथ सबके सामने प्यार से ट्रीट आते हैं, आई थिंक अगर तुम उनसे पूछोगी तो वो तुम जाने की ज्यादा दे देंगे। वैभव की बात सुनकर नूर ने खुद से कहा, जाने की इजाजत और प्यार से ट्रीट, उनकी हरकत अगर मैंने तुम्हें बता दी तो कहीं तुम सुसाइड ना कर लो। नूर खुद से बात कर रही थी। कुछ देर के बाद उसने बस अपना सिर हिला दिया। नूर वापस रूम में आकर बैठ गई और निष्कर्ष के आने का इंतजार करने लगी। उसे नहीं पता था कि निष्कर्ष कहाँ है, पर उसे यकीन था कि निष्कर्ष जरूर स्टडी रूम में होगा या फिर किसी जरूरी काम की वजह से बाहर गया होगा। उसके पास निष्कर्ष का नंबर था, पर उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो निष्कर्ष को खुद से कॉल कर सके। आखिर में जब काफी देर तक निष्कर्ष नहीं आया, तो नूर ने अपना मोबाइल उठाया और निष्कर्ष का नंबर फाइनली डायल कर दिया। जैसे जैसे रिंग जा रही थी, नूर की धड़कनें तेजी से धड़क रही थी। कुछ देर के बाद दूसरी तरफ से कॉल उठाकर निष्कर्ष ने बेहद रोमांटिक वॉइस में कहा, व्हाट हैपन लिटिल गर्ल? क्या तुम्हें मेरी याद आ रही थी? बताओ, मैं अभी आता हूँ घर। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने जल्दी से कहा, नहीं, वो मुझे आपकी याद मतलब आ रही थी, मतलब नहीं, मतलब मैं कह रही थी कि क्या मैं क्लब जा सकती हूँ। नूर ने घबराते हुए एक ही साथ में अपनी बात कह दी। उसकी बात कहने के बाद दूसरी तरफ से निष्कर्ष ने कुछ नहीं कहा। निष्कर्ष को कुछ ना बोलते हुए देखकर नूर को घबराहट होने लगी। उसने घबराते हुए खुद से कहा, क्या कहेंगे? कहीं गुस्से से मेरी जान लेने के बारे में ना सोचे। नूर ये सब सोच रही थी कि निष्कर्ष ने धीमी आवाज में कहा, क्या कहा लिटिल गर्ल? फिर से कहो। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने घबराते हुए कहा, क्या मैं वैभव, विराट और सुकून के साथ क्लब जा सकती हूँ? नूर ने अपनी आंखों को मजबूती से बंद करके धीमी आवाज में कहा। निष्कर्ष, जो कि इस वक्त अपनी कार में मौजूद था और शायद कहीं जा रहा था, उसने अपनी आंखों को बंद करके बेहद धीमी आवाज में कहा, तुम क्लब जाना चाहती हो लिटिल गर्ल, जहां पर लड़के लड़कियां एक दूसरे से चिपक चिपक कर डांस करते हैं? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने घबराते हुए कहा, मैं डांस नहीं करूंगी, सच में। मुझे बस देखना है कि क्लब में सब लोग कैसे एंजॉय करते हैं। मैंने कभी क्लब में एंजॉय नहीं किया, इसलिए मैंने बस पूछा था, मैं सच में। नूर के मुंह से अब कुछ निकल ही नहीं रहा था। निष्कर्ष की गुस्से भरी आवाज सुनकर वो समझ गई थी कि निष्कर्ष को गुस्सा आ रहा है। बेचारी नूर की हालत खराब हो रही थी। निष्कर्ष ने अपनी आंखों को बंद करके बेहद धीमी आवाज में कहा, क्लब जाना चाहती हो
लिटिल गर्ल ठीक है, चली जाओ। उसके बाद क्लब से आने के बाद तुम्हें पनिशमेंट भी तो मिलेगी। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर चुप हो गई। अब उसकी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। आप क्या वो अपनी मर्जी से जी भी नहीं सकती थी। निष्कर्ष ने जब देखा कि नूर कुछ नहीं बोल रही है, तो उसने धीमी आवाज में कहा, क्या हुआ लिटिल गर्ल, तुम डर गई? मैंने कब कहा कि तुम क्लब नहीं जा सकती? तुम जा सकती हो, बिल्कुल जा सकती हो। तुम जहां चाहे जा सकती हो लिटिल गर्ल। बस मुझे बताओ कि क्लब जाकर करोगी क्या? क्या तुम आदमियों से चिपक चिपक के डांस करोगी? क्या उनकी बाहों में जाओगी या फिर उनकी गोद में जाकर बैठोगी? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीमी आवाज में कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। मैं बस क्लब जाना चाहती हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि वहां पर जाकर मुझे सब कुछ करूंगी। मैंने तो आज तक क्लब देखा भी नहीं कि वहां पर होता क्या है, तो मुझे कैसे पता कि ये सब वहां पर होता होगा। कहते हुए नूर की आंखों में आंसू आ गए। उसकी आवाज सुनकर निष्कर्ष ने कहा, अगर तुम्हें क्लब जाना है तो तुम मेरे साथ जा सकती हो। लिटिल गर्ल, मुझे बताओ कि कौन से क्लब चलना है, मैं तुम्हें लेकर चलूंगा। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। उसने खुद से कहा, उनके साथ क्लब जाना मतलब निष्कर्ष के साथ क्लब जाने के बारे में सोचने भर से ही नूर कांप गई। उसने खुद से कहा, लगता है कि ये मुझे बांध कर रखेंगे। निष्कर्ष ने कहा, लिटिल गर्ल, तुम बिल्कुल सही सोच रही हो। मैं तुम्हें बांध कर रखूंगा, पर खुद से बांध के रखूंगा, किसी चेयर या किसी खंभे से नहीं। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने धीरे से कहा, मुझे नहीं जाना। कहते हुए नूर ने जल्दी से कॉल कट कर दिया और मोबाइल को स्विच ऑफ करके साइड में फेंक दिया और अपनी आंखों को बंद करके गहरी गहरी सांस लेने लगी। उसने खुद से कहा, मेरी गलती है, मुझे क्या जरूरत थी उनसे पूछने की कि क्या मैं क्लब जा सकती हूँ। इतनी अजीब इंसान से पूछूंगी तो अजीब जवाब ही मिलेगा ना। नूर, तेरा दिमाग खराब हो चुका है, जो ऐसे अजीब इंसान से ऐसी बात पूछ रही थी। ये अजीब इंसान कुछ भी नॉर्मल नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। उसे घबराहट हो रही थी कि अब निष्कर्ष घर आकर क्या कहेगा। वसुंधरा दुल्हन बिन फेरो की हमारी इस स्टोरी को भी जरूर सुने।